हम लोग बिपिन चंद्र सीरीज देख रहे हैं और इस बुक में अभी आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो इंडियन कैपिटलिस्ट एंड द नेशनल मूवमेंट। आपको पता है इससे पहले जो नेशनल मूवमेंट के कई सारे स्ट्रीम हम लोगों ने देखा है कि चाहे वो पीजेंट का कंट्रीब्यूशन पीजेंट के आई से हो या वर्कर्स की आई से हो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सोशलिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू हो, जो कि कई सारी धाराएं होती हैं जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म है, भगत सिंह, सूर्यसेन, काकोरी एंड ऑल दीज डेवलपमेंट्स। अभी जो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं ना कि कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स, महिलाओं की स्थिति से अगर आप आई ऑफ बताना हो कि कैसे फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन था, कभी ट्राइबल के आई से पूछा जा सकता है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो देयर आर वेरियस पर्सपेक्टिव। तो ऐसे में जो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास है उसके बारे में भी हमें जानने की जरूरत है कि ये जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो इंडिया का जो कैपिटलिस्ट क्लास है जिसे हम लोग कहते हैं कैपिटलिस्ट क्लास में, इसी को कहते हैं पूंजीवाद। क्या कहते हैं? पूंजीवादी लोग हैं ना ये, अगर ऐसे हिंदी में इसे कहेंगे तो जो भारत का पूंजीवादी वर्ग है, ठीक है। तो इसके क्या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में क्या कंट्रीब्यूशन रहा? अभी तक जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, खासकर जब हमने लेफ्ट विंग का राइट ऑफ लेफ्ट विंग पढ़ा था, तो वहां पर हमने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में डिफरेंस देखा था। अब चूंकि जो नेहरू एंड टीम है ये सब सोशलिज्म की विचारधारा वाले लोग हैं, एम.एन. रॉय कम्युनिज्म की विचारधारा वाले लोग, और उनका टारगेट कौन रहता है? कैपिटलिस्ट लोग होते हैं। हालांकि उनके उनके मोर और लेस कैपिटलिस्ट होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं, जो भी वर्कर्स एंड पीजेंट का एक्सप्लॉयटेशन करता है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, जिस कैपिटलिज्म की या कैपिटलिस्ट की बात हम करने वाले हैं, इनके नाम के आगे एक शब्द और लगा देना, ये इंडियन कैपिटलिस्ट है। अब चूंकि जब आपको पता है 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, तो उसी समय से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि जो भारत की पॉवर्टी है, जो भारत की में क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, उसको भी प्रमोट करना है और पॉवर्टी को एलिवेट भी करना है। तो ये हैंड इन हैंड लेके चलना है। क्या? हैंड इन हैंड। ऐसे में आप देखो कि कांग्रेस शुरुआती दिनों में ना तो कभी पूंजीवादी या जो भारत का कैपिटलिस्ट वर्ग उभर कर सामने आ रहा था उसको कभी प्रताड़ित नहीं करती, ठीक है, उसको कभी जोर जबरदस्ती नहीं करती है। हमने बहुत डिटेल में देखा है लेबर मूवमेंट इन 19th सेंचुरी एंड लेबर मूवमेंट इन 20th सेंचुरी, ये हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं। फिर भी अब हमें आना है कि ये जो भारत का कैपिटलिस्ट क्लास है, ये 1920 के बाद इसका काफी रैपिड ग्रोथ देखने को मिलता है। ये एक पॉलिटिकल क्लास के रूप में, जिसे हम कहते हैं ना पॉलिटिकल क्लास के रूप में 1920 के दशक से उभर कर आती है। लेकिन इससे पहले दो तीन डेवलपमेंट्स हैं व्हिच आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास इन इंडिया। अब आपको ये जानना है दो तीन बातें। वो पहली बात ये है कि जो भारत में पूंजीवादी वर्ग उभर कर आ रहा है उसका अपना क्या है, इंडिपेंडेंट, क्या है, इंडिपेंडेंट कैपिटल बेस है। अब इसका क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट कैपिटल बेस का ये मतलब होता है कि ये लोग ब्रिटिशर्स के जो यहाँ पर कंपनी लगाने वाले शेयर होल्डर्स हैं या बड़े बड़े उनके जो मालिक हैं कंपनियों के, ब्रिटिशर्स के जो ये कॉलोनियल या इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस से जो एसोसिएटेड हैं, उनके दबाव में या उनके जूनियर पार्टनर के रूप में ये लोग काम नहीं करते। आप ऐसे शब्द समझ लो, जूनियर पार्टनर बनकर के नहीं काम करते हैं ये लोग। ये लोग का है इंडिपेंडेंट कैपिटल बेस। इसलिए जब कांग्रेस के सामने कभी ये दबाव आता है कि इन पर कभी हम क्वेश्चन करें, तो वो भी सोचते हैं यार ये लोग बेचारे खुद से अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब अंग्रेजों के बीच में अपनी जो है अपना स्ट्रगल करके अपनी कंपनियां बना रहे हैं, अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, मिल लगा रहे हैं। तो ऐसे में इनके भी जो अधिकार हैं उनको भी हमें संरक्षित करना चाहिए। साथ ही साथ जो पॉवर्टी एलिवेशन है, वर्कर्स और पीजेंट की समस्याएं हैं, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं पीछे कई सारे चैप्टर से। दूसरा इनमें ये याद रखना है कि इन्होंने कभी प्रो इंपीरियलिस्टिक, क्या है, प्रो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज जो है, ठीक है, पॉलिसीज चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो
और या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी बात हो, उससे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। आप ये हमेशा याद रखना, ठीक है। कभी ये नहीं कहा कि एक टर्म होता है जिसको कहते हैं सब सर्विलिएंट ना, कि भैया जो अंग्रेज कहेंगे ऐसी पॉलिसी बनाना तो वैसी हम बनाएंगे। तो ऐसा कोई वो बात नहीं होती इनके साथ कि इंपीरियलिस्टिक के प्रभाव में आकर हम उनकी पॉलिसी से प्रभावित कर जाएं, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो या पॉलिटिकल हो। कभी पॉलिटिकल प्रेशर आए तो हम अपनी पॉलिसी चेंज कर दे, नहीं। ये लोग अपने लिमिटेड विषय से थोड़ा पेस से चलते हैं, धीरे धीरे से। और इनका जो ग्रोथ है वो 1920 के बाद आप देखते हो काफी रैपिड ग्रोथ होता है। अब ये रैपिड ग्रोथ होता है, इसके भी कई सारे रीजन दे सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लग गया, शुरू हो गया था, तो जो ब्रिटेन की कंपनियां थी वो बहुत सारा उनमें जो इंपोर्ट की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी ना। तो एक और टर्म होता है कि वर्ल्ड वॉर का तो फायदा मिला ही, कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को काफी ज्यादा बूस्ट मिल गया, भारत में खूब सारा प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है। इवन बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है, कई लोगों का चिंता भी है, दैट इज अनदर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक रखना है कि वर्ल्ड वॉर के समय जो इंडियन जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसको काफी हेल्प मिलता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एक इकोनॉमी का टर्म होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब भारत में लोगों में एक नवजागरण हो रहा था ना कि अपना ही सामान पहनना है, आपको ये सब पूरा का पूरा स्वदेशी मूवमेंट से ही पता है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो सामान हम बाहर से मंगा रहे हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट अगर अपने ही देश में मिल रहा है, दैट इज फार बेटर। तो इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को भी अपनाया गया, और इससे जो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास है उसका जेनेसिस, उसका जो डेवलपमेंट है वो काफी तेजी से हुआ। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो इंटरप्राइजेस का उदय होता है ना इस दौरान, जिसे कहते हैं इंडिजिनस। आप देखो टर्म का इंडिजिनस इंटरप्राइजेस। तो इंडिजिनस इंटरप्राइजेस का उदय होता है, कई सारे लोग अपनी अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं, मिल लगाते हैं, ठीक है। मिल का जो है विकास होता है, उसमें लोगों को रोजगार मिलता है। अब ये अगेन जो इंडिजिनस वाला कॉन्सेप्ट है, ये कभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से आता है, कभी स्वदेशी मूवमेंट से आता है कि अपनी कंपनी होनी चाहिए, कभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से आता है, ठीक है। तो हर जगह में ये बैकड्रॉप में इसके ये कहानी चलती रहती है। तो बेसिकली दिस वाज अबाउट, अब हम इसको रफ करने जा रहे हैं। ये 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं अबाउट कैपिटलिज्म का जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो जेनेसिस है। अब हम देख लेते हैं कि 1920 के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कैपिटलिस्ट के वर्ग के सामने, वो ये है कि इनका डेवलपमेंट एज अ पॉलिटिकल क्लास कैसे हुआ, ठीक है। भारत में 1920 के बाद आप जानो, 1920 के बाद पहली बार जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसका जन्म कैसे हुआ है, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी उसको मिली। क्या मिली? जो आज हम कहते हैं ना पूंजीवादी वर्ग। तो ये जो क्लास का डेवलपमेंट हुआ है ये 1920 के दशक में हुआ है। इसमें कई सारे लोगों का नाम आता है, जैसे एक नाम है जीडी बिरला साहब का, ठीक है। जीडी बिरला साहब का नाम सबसे प्रमुख रूप से आता है। एक नाम है पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, ठीक है, पुरुषोत्तम दास, ठीक है। तो वो नाम भी आप याद रखना, पुरुषोत्तम दास साहब का। और भी जीआरडी टाटा लोग हैं, ठीक है, और भी कई सारे श्राफ वगैरह हैं। देयर आर सो मेनी नेम मेंशन, और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि वो नेम आपको याद भी रखने हैं। अब ये कैपिटलिस्ट में ऐसा नहीं था कि कई सारे ऐसे कैपिटलिस्ट थे जो हमेशा साथ में आने को, मतलब उनके कुछ कई सारे ऐसे भी कैपिटलिस्ट थे जो बहुत ज्यादा लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं, ये भी सही है। लेकिन ओवरऑल जो क्योंकि अल्टीमेटली जो अभी देखो हम लोग आगे बॉम्बे प्लान देखेंगे, ये सब चीजें देखेंगे, तो ये लोग खुद नेशनल मूवमेंट में आगे आते हैं कि नहीं अभी हम कांग्रेस से साथ ही चलेंगे, क्योंकि हाँ जब तक हम देश आजाद नहीं होंगे तो ये क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक फ्रीडम इज एज इम्पोर्टेंट एज पॉलिटिकल फ्रीडम। तो जब हम पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपनी पॉलिसीज बनेंगी, तभी ना हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो इनके लिए भी फ्रीडम स्ट्रगल उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लोग जो प्रयास करते हैं, जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास और ये सारे लोग मिलकर, और 1927 में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है जिसे आज भी हम लोग जानते हैं फिक्की के नाम से। फिक्की का जो है गठन होता है, फिक्की मीन्स फेडरेशन ऑफ इंडियन Chambers of Commerce and Industry. I am repeating, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.
अब ये क्या है, ये जो भारत में कॉमर्स है, ठीक है, उस समय भारत में कॉमर्स उभर ही रहा है, नए नए इंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। भारत में जो ट्रेडिंग का क्लास है, ठीक है, भारत में जो नए नए हॉट स्पॉट निकल कर आ रहे हैं, नए नए इंटरप्राइज निकल कर आ रहे हैं, तो उनके लिए ये कॉमर्स इंडस्ट्री ना, आप कह सकते हो कॉमर्स इंडस्ट्री इसका सबसे बड़ा गाइडिंग फोर्स होता है। ठीक है, मतलब कि क्या क्या पॉलिसीज बनानी है, ठीक है, इनके जो इंटरेस्ट है ना, इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे होंगे, ठीक है, इनके इंटरेस्ट पर बात करने के लिए पहली बार ऑल इंडिया लेवल पर कोई ऐसा संस्थान बनाया गया, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया, विच इज, अभी आप जाओगे गूगल, इफ यू गूगल आउट व्हाट इज फिक्की, तो आपको नॉन प्रॉफिट एनजीओ टाइप का इसका वर्णन मिलकर आता है, जिसका मकसद ये है कि जो इंडिया का जो बिजनेस क्लास है उसके इंटरेस्ट को आगे रखना, उस पर बात करना समय समय पर। तो ये अब हम रफ कर रहे हैं, फिक्की का भी डेवलपमेंट हो गया। यानी ये फिक्की बनने का मतलब क्या हुआ कि अभी जो भारत में एक पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट का वर्ग जो है उसको एक आइडेंटिटी मिल चुकी है, मतलब उनको ऑल इंडिया लेवल पर एक रिकॉग्निशन मिला। तो अभी अब ये आप जानो कि अभी जब आपसे कभी पूछा जाए कि यही वो दौर होता है 1927 में फिक्की बन जाता है और 1930 के दौरान सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है, 1929 में जो है लाहौर सेशन, ये सारी चीजें होती हैं। ऐसे में मैं एक कोटेशन बोलना चाहता हूं विच यू कैन कोट, ये प्रूव करने के लिए कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनका इंटरेस्ट भी नेशनल मूवमेंट से कभी दूर नहीं हुआ है। तो वो मैंने मार करके रखा है। वो ऐसा है कि जब फिक्की बन जाता है, फिक्की बनने के बाद सर पुरुषोत्तम दास जिनका नाम अभी मैंने लिया था, प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की, वो सेकंड इसका 1928 में जब इसका सेकंड एनुअल सेशन होता है फिक्की का, तो उसी में बोलते हैं वी कैन नो मोर सेपरेट आवर पॉलिटिक्स फ्रॉम आवर इकोनॉमिक्स। हम अपने पॉलिटिक्स को अपनी इकोनॉमिक्स से अलग करके नहीं देख सकते हैं। फर्दर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द क्लास इन पॉलिटिक्स मीन्स डूइंग सो ऑन द साइड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, तो हमें अपने इंडियन नेशनलिज्म के साइड बाय साइड लेकर के चलना है। Indian commerce and industry are intimately associated with and are indeed an integral part of national movement। ठीक है, तो ये आप जानना कि जो यही पुरुषोत्तम दास, हालांकि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता है तो वहां पर खुद को कहते हैं इस जो मूवमेंट चल रहा है नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन, उसका इनेमी बताते हैं। लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंस के आसपास आते आते समय ये कहते हैं कि जो नेशनल मूवमेंट है इसमें जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात कही है, अगर वो फुलफिल हो गई तभी हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ऐसा नहीं है, ऐसा जब आप देखो क्विट इंडिया मूवमेंट में देखो, उस समय भी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट भी निकल कर आते हैं कि जे.आर.डी. टाटा और कई सारे लोग लेटर लिखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भी, और जितने भी मूवमेंट चले हैं बीच में, वहां पर आप हमेशा सपोर्ट दे सकते हो कि जे.आर.डी. टाटा, पुरुषोत्तम दास, जे.आर.डी. बिरला, ये सभी लोगों का लेटर जाता है कि आप जो है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस दे दो। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है कि जो भारत में कैपिटलिस्ट क्लास का मूवमेंट है, इसके भाई दो तीन अलग, थोड़ी इसकी टैक्टिक्स थोड़ी अलग है। इसकी टैक्टिक्स ये अलग है, वो आपको याद रखना है। इसकी टैक्टिक्स अलग इसलिए है, हम लोग ये बिपिन चंद्रा में आप ये पाओगे कि ये उस तरह का मूवमेंट नहीं है कि रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की तरह जाके हम देश के आगे प्राण त्याग देंगे, क्योंकि इन्हें क्या करना है, ये एक बिजनेस क्लास है, ये एक बिजनेस क्लास है। तो आप ये जानो, बिजनेस क्लास कभी मास जो सिविल डिसोबीडियंस होता है, मास सिविल डिसोबीडियंस में बहुत ज्यादा दिन तक इन्वॉल्व नहीं रह सकता है। तो आप जानो कि ये जब मास सिविल डिसोबीडियंस होता है तो ये टाटा ब्रदर्स और पुरुषोत्तम दास आपस में बात करते हैं कि यार इससे जो अभी रिवोल्ट होगा वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का बड़ा हानि होगा। अब अगर एक लंबी सी भीड़ जा रही है और सभी लोग एक पत्थर फेंक देंगे इंडस्ट्री पर, कांच ही टूटेगा, आज के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए इनका जो मूवमेंट है वो मास सिविल डिसोबीडियंस का जो कॉन्सेप्ट है उससे ऐसा नहीं विरोध करते हैं, लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म है, मास जो शब्द लगा हुआ है, या ऐसे ही दूसरा टर्म है रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के भी ज्यादा ये फेवर में नहीं नजर आते हैं। उसका रीजन ये है
कि जो रेवोल्यूशन है वो वायलेंस पर बेस होगा, और वायलेंस हमेशा क्या होता है, जो इंडस्ट्री है, जो ट्रेड है, जो बिजनेसमैन है, उनको नुकसान फैलाता है। ठीक है, तो क्या होगा, उन पर रेप्रेशन होगा, और फिर चूंकि वो ऐसा भी समय होता है, जो रेवोल्यूशनरी वाले होते हैं ये ट्रेड यूनियन से जुड़े होते हैं। ठीक है, ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन अल्टीमेटली किसके से कौन जुड़ा हुआ है, कैपिटलिस्ट क्लास जुड़ा हुआ है। तो ये आप समझने की कोशिश करें। दूसरा ये बात है कि अगर ये बहुत ज्यादा समय तक लगेंगे तो इनका डे टू डे बिजनेस भी हार्ड होगा। ठीक है, इनको इंडस्ट्री करना, इनको सामान बेचना है। ठीक है, डे टू डे बिजनेस करनी है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है, ऐसे में मूवमेंट चल रहा है, मीटिंग नहीं हो पा रही है, तो इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। और इनका डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इनके जो फैक्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, उसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो उनके राइट्स का भी हनन होगा, उनके भी अधिकार सेफ नहीं रह पाएंगे। तो इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो ये पूरा का पूरा इनका टैक्टिक्स है, और ये इसमें भी विश्वास करते हैं, चौथा पॉइंट भी आप याद कर लें, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में ये लोग बिलीव करते हैं। मतलब इनको अगर कोई कानून ब्रिटिश की गवर्नमेंट बना देती है तो ये उसको बॉयकॉट नहीं करते हैं, नेहरू एंड सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट की तरह। ठीक है, कानून बन गया तो ये कभी कभी जाके लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी अपने मेंबर भेज देते हैं। हालांकि बिपिन चंद्र राइट्स कि ये जो कर रहे हैं इसको कॉपरेशन ना समझाया कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी मजबूरी है करना। ये अगर इनको अगर कुछ इनके इंटरेस्ट अगर थोड़े थोड़े कानूनों से नहीं फुलफिल होंगे तो फिर कैसे होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं खड़ा कर सकते। ठीक है, क्योंकि वर्कर्स का बेस तो पहले से ही इनके अगेंस्ट में रहता है। वर्कर्स कभी कानपुर में, कभी बॉम्बे में हड़ताल करते रहते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर ये गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन कर रहे हैं, काउंसिल में जा रहे हैं, तो उसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो लॉयल हो गए हैं। ठीक है, लॉयल नहीं हुए हैं, बल्कि वो इफेक्टिव कंट्रोल के लिए, किसके लिए, इफेक्टिव कंट्रोल के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, कि वहां से जाकर हम क्या कर सके, एक प्रेशर बना सके गवर्नमेंट पर कि ऐसी पॉलिसीज लाओ जिससे भारत का जो कैपिटलिस्ट वर्ग है, जो भारत का पूंजीवादी वर्ग है, उसका भी विकास हो सके। अभी तो ये फर्स्ट हम देख रहे थे, इसके बाद भी हम कुछ और डेवलपमेंट्स है वो देखने की कोशिश करेंगे।